नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। आज अखिलेश यादव का हल्ला बोल था पूर्वांचल में, मऊ में सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ रैली थी और जबरदस्त रैली हुई है और एक संदेश गया है। जो चीजें जो भाषण में बोली गई हैं चीजें अखिलेश यादव के और ओम प्रकाश राजभर के, कुछ भाषा बदली बदली थी। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने पिछले 6 महीनों में काफी सौदेबाजी की, काफी रंग दिखाए और उसके बाद में अखिलेश यादव के पास वो पहुंचे, अखिलेश यादव से उनका गठबंधन हुआ है। तो कुछ कुल मिलाकर के आज जो भाषण हुए हैं वो कुल मिलाकर के एक तो महंगाई पर केंद्रित हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि महंगाई और पिछड़ों की उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी में, ये चीजें मुख्य रूप से केंद्रित हुई हैं आज के इस भाषणों में, नेताओं के, इन दोनों नेताओं के भाषणों में। और ये लगने लगा है कि जनता विकल्प चाहती है और जनता ही उन मुद्दों को उठा रही है। उन मुद्दों को लेकर के ये व्यवस्था कर रही है कि छोटे दलों से गठबंधन हो और सारे लोग मिलकर के चुनाव लड़ें। और कुल मिलाकर के ये भी कहा जा सकता है, हालांकि ये कहना भी जल्दबाजी होगा कि जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उसमें सीधी लड़ाई की ओर ये प्रदेश बढ़ रहा है। चुनाव में सीधी लड़ाई की ओर ये प्रदेश बढ़ रहा है और ये जो स्थितियां बन रही हैं वो साफ सी बात है कि जनता एकता चाहती है। और बहुत सी स्थिति, सफाई कुछ भी दी जाए, उसके बाद में भी ये जनता, जो लोग हैं, जनता है, वो अब बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर महंगाई हो गई है उसके। और परिस्थितियां ये बनती जा रही हैं कि ये इस तरह की एकता हो और सारे लोग मिलकर के चुनाव लड़ें और भारतीय जनता पार्टी को पदच्युत करें। ये भाषणों से ये जो विपक्ष की एकता आज निकल करके आई सामने, वो यही संकेत कर रही है। हालांकि और जब परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं, जब मुद्दे उठ रहे हैं महंगाई के, पिछली जात के, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा पीछे चलें। अभी पिछले दिनों ही, 2-3 दिन पहले ही, पिछले वर्ग के 2 सम्मेलन हुए, प्रबुद्ध सम्मेलन लखनऊ में। उसमें एक में मुख्य अतिथि थे मुख्यमंत्री जी, एक में मुख्य अतिथि थे स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। इसी तरह से अभी कानपुर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के और उनके पुत्र यादव जी, उनके यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। उसमें भी मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी ही थे। इन सारे कार्यक्रमों में जो पिछले वर्ग के सम्मेलन है भारतीय जनता पार्टी के, उनमें भी जो सबसे बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी में, केशव प्रसाद मौर्य का, उसे अलग रखा जा रहा है और इसका ही एक बहुत गलत संदेश जा रहा है। लोग समझ रहे हैं कि पिछले 5 सालों में जो हमारा नेता है उसकी किस तरह से उपेक्षा हुई है। ये सारी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं और इन सारी चीजों का लाभ ही विपक्ष उठाने की स्थिति में पहुंच रहा है। पिछले 6 महीने से यही सब चल रहा है कि अखिलेश यादव ने उन सारे पिछले वर्ग के नेताओं को से संपर्क स्थापित किया है, उनसे अपने को जोड़ा है और उनकी समस्याएं उठाने की बात कही है, गारंटी ली है। तो ये सारी स्थितियां बढ़ती जा रही हैं और विपक्ष की एकता के नाम पर आज ये पहला कदम कह सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव, इन्होंने साथ साथ ज्वाइंट रैली की है और इसके बाद में ये स्थिति निकल करके सामने आई है। और ये स्थिति कुल मिलाकर के यही, हम बार बार लोग भी यही कह रहे हैं कि जनता ने लड़ाई तय कर ली है। अब 1000 रुपए से अधिक का सिलेंडर भारी पड़ रहा है जनता के ऊपर पे, इसलिए ये नई परिस्थितियां बनती जा रही हैं। तो यही स्थितियां। और पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में किसान आंदोलन की वजह से पहले से ही खतरा मंडरा रहा था सरकार के लिए। और अब ये पूर्वांचल में अखिलेश यादव और राजभर के मिलने से लगभग 16 सीटें हैं जिन पर ये जो राजभर वोट है ये निर्णायक भूमिका में है, असर डालता है। तो कुल मिलाकर के पश्चिम और
पूर्व दोनों तरफ स्थितियां जो है, जो अखिलेश यादव ने बहुत अच्छी व्यूह रचना की है। और अब जैसा कि पहले भी हमने कहा कि प्रदेश सीधी लड़ाई की ओर बढ़ रहा है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। तो आज की ये परिचर्चा आज इसी जो रैली हुई है, ज्वाइंट रैली हुई है राजभर के साथ में अखिलेश यादव की, और जो नए समीकरण बने हैं उन पर ही केंद्रित होगी। आज की इस चर्चा में भाग ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर मुकेश सिंह जी हैं, प्राचार्य डीएन कॉलेज के पार्टी के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, और पालीवाल जी हैं गोपाल पालीवाल, मुक्तबोध पालीवाल कमालगंज से जुड़ते हैं। भाजपा का पक्ष रखेंगे कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, और वरुण त्रिपाठी ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और अनिल गंगवार जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी का पक्ष है। अनिल गंगवार जी आपके पास ही चलते हैं। जो रैली हुई है इससे तो आपकी बड़ा बल्ले बल्ले हो रही है। जो मीडिया है उसमें भी चर्चा इसी बात की है कि बहुत मजबूत कदम उठा है इस रैली से, और निश्चित रूप से जो स्थितियां बनती जा रही हैं वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही बनती जा रही हैं। ये कुल मिलाकर के कहा जाने लगा है कि अब जो है इस तरह की स्थितियां बनती जा रही हैं, और ये स्थितियां किसी के बनाए से नहीं बनी हैं। जनता जो है वो अपने मुद्दों को लेकर के नेताओं को विवश कर रही है कि वो इस तरह के गठबंधन करें, इस तरह से मिल करके चुनाव लड़ें। तो क्या आपकी पार्टी क्या सोचती है, और क्या लग रहा है कि अभी कुछ मुद्दों से भटकाने की बात होगी? जो मुद्दे अभी महंगाई के, बेरोजगारी के उठ रहे हैं, उनसे भटकाने की बात आगे हो सकती है? किस तरह से आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी, किस तरह की योजना है? और अभी एक और सबसे बड़ा ओकेजन जो है वो 22 नवंबर को है, जिस दिन मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है। उस दिन से भी कुछ और नए राजनीतिक समीकरण उभरेंगे, और ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जिन विधायकों की टिकट कटने को है वो ऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी भी 22 नवंबर से शुरू होगा। यही कयास लगाए जा रहे हैं। अब सारी चीजों में ये जोड़ा जाएगा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन आज की रैली से कुछ संकेत अवश्य मिले हैं, एक दिशा बनी है, और इस दिशा में अभी और कितने घटक बढ़ेंगे, क्या स्थितियां बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। अनिल गंगवार जी। शेखर भाई, हमारी विपक्ष में सत्ता में बैठे लोगों को मैं राम राम कह रहा हूं, और जो आज से चुनावी बिगुल पूर्वांचल से मऊ की धरती से आगे बढ़ा है, इससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबरा गई। आज मैंने देखा है कि टीवी पर जिस प्रकार से ओबीसी को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर कौम का सम्मेलन कर रही है। मैं ये कहता हूं, आज जिस केशव प्रसाद मौर्य को ये लोग आगे कर रहे हैं, हर सम्मेलन में उसे भेज रहे हैं, 4.5 साल तक ये कुल आज एक परिवर्तन की दिशा में कार्य शुरू हो गया है। जो इन्होंने महंगाई है वो एक अहम मुद्दा हो गया है। ये माने या न माने, जनता त्राह त्राह कर चुकी है। चाहे वो गैस की बात हो, चाहे पेट्रोल की बात हो, चाहे डीजल की बात हो, और चाहे तेल की बात हो, सभी पर बिजली में इतनी ठगी की है कि जिसका कोई भी नहीं हो सकता है। सर्विस टैक्स भी लेंगे, मीटर चार्ज भी लेंगे, सरचार्ज भी लेंगे, और जो चीज 4 रुपए में दे रहे वो 10 रुपए में पड़ रही है। आज उसका भी मुद्दा उठा है। हमारी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि हम घरेलू बिजली में जो है आपको जो है या तो मुफ्त देंगे या उस पर रियायत देंगे, और महंगाई को नीचे लाएंगे। दूसरी बात, जो उत्तर प्रदेश में 52% ओबीसी वोट है, उसके साथ जो आपने छल किया है वो भी अब उठ खड़ा हुआ। जैसे आप अब पिछड़ा कहते थे, वो भी हमारे साथ खड़ा हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ी चोट उसकी कमर पर पड़ी है। आज ये लोग किसान की बात कर रहे हैं, आज ये जो है गरीब की बात कर रहे हैं, ये किसी की है ही नहीं है। ये
सिर्फ धन उगाही कर रहे हैं और वो धन कहां जा रहा है इसका आज तक पता नहीं है। गड्ढा मुक्त सड़कों का आश्वासन दिया, गड्ढा मुक्त सड़कें कहां हैं? इन्होंने भ्रष्टाचार समाप्त की बात की, कितने % भ्रष्टाचार इन्होंने खत्म किया है उसका ये जवाब दें। इन सब चीजों के जवाब इनके पास नहीं है, इसलिए जनता जो है एक मोर्चे पर खड़ी हो रही है। उसने बसपा और कांग्रेस को तिलांजलि दे दी है। शेखर भाई, सबसे बड़ी आप बात देखिएगा कि ये दोनों दल कहीं पर ठहर नहीं रहे हैं और सारे लोग आज अखिलेश जी की तरफ देख रहे हैं कि अखिलेश जी आप ही अब इस प्रदेश को बचा सकते हैं महंगाई से, लूट से, और जो यहां पर जातवाद का जहर घोला गया है उससे केवल अब अखिलेश जी ही बचाने का काम करेंगे। ये मऊ की धरती पर जो जनता आज दौड़ी है उसका ये संकेत है और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि कितनी तेजी से लोग अब भारतीय जनता पार्टी के भी कम से कम 25 विधायक जो हैं अगले महीने टूटकर सपा में शामिल होंगे। ये दृश्य होने वाला है। विवेक जी, देखिए शेखर साहब, जो ये आपने बताया है कि जो परिदृश्य ये है इस समय समाजवादी पार्टी का और ये खतरे की घंटी भाजपा के लिए है, तो भाजपा के लिए खतरे की घंटी तो जनता ही बजा चुकी है और भी बाकी जो घंटी बजी है वो 31 अक्टूबर को गोरखपुर से बजेगी जब प्रियंका जी की वहां रैली होगी। तो खतरे की घंटी तो इनके लिए चारों तरफ से बज चुकी है। अब रही बात जो ये देखिए, ये पार्टियां सब जातवादी राजनीति कर रही हैं, इन्हें जनता के मुद्दों से लेना देना उतना नहीं है, ये केवल जातिवादी राजनीति कर रही हैं और जातिवादी राजनीति में होड़ लगी हुई है कि कौन किस तरह से लुभा पाता है। ओबीसी के लोग ये भी जान रहे हैं कि कौन सी पार्टी हमारी थी जो कहती थी हम पिछड़ों की पार्टी हैं, 4 बार सत्ता में रहे उत्तर प्रदेश की, और हमारे लिए क्या इन्होंने किया एक वर्ग विशेष को छोड़ के। जनता ये भी देख रही है ये तो। और ये राजभर जी की जो बात आप कह रहे हैं कि इनसे खतरे की घंटी है, याद करिए ये यही ओम प्रकाश राजभर जी हैं जिनको भाजपा ने ठुकरा दिया। ये पहले तो भाजपा के पास बहुत लगे रहे, लेकिन भाजपा ने क्यों ठुकरा दिया इनको? आपने कहा 16 सीटें इनके बाहुल्य की क्षेत्र हैं कि हैं, उसके बावजूद भी भाजपा से इन्होंने तमाम मोल भाव करने की कोशिश करी, लेकिन भाजपा ने इनको भाव नहीं दिया और समाजवादी पार्टी ने इनको भाव दिया। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई गुणाभाग न लगाया हो, तो ये सब गुणाभाग लगा रहे हैं, जनता की तरफ नहीं देख रहे हैं। लेकिन जनता सब देख रही है और जनता आज इन 32 सालों में ऊब चुकी है इन जातिवादी राजनीति से। जनता अब जातिवादी राजनीति से उठ के जो और जरूरी मुद्दे जनता के हैं, महंगाई के या बेरोजगारी के या छात्रों के भविष्य के या स्वास्थ्य सेवाओं के, अब जनता उन पे चाहती है कि उनके ऊपर अब कोई तवज्जो करने वाला चाहिए, उनके उन मुद्दों को उठाने वाला चाहिए। तो वो कांग्रेस के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए बीजेपी के लिए तो खतरे की घंटी है ही है, लेकिन कोई अगर ये अपनी आत्ममुग्धा में है कि हम ही उत्तर प्रदेश संभालेंगे, तो ये भी एक उनका मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित होंगे। वरुण त्रिपाठी जी भाई साहब, देखिए आज मीडिया के माध्यम से जो टेलीविजन पे जो वाइट चल रही थी वो कहीं ना कहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जो उन्होंने अपना बयान दिया वो कहीं ना कहीं राजभर के संदर्भ में तो वो कहीं ना कहीं हताशा जाहिर करता है। दूसरी चीज आपने कहा कि साहब जनता एकता चाहती है, तो जनता साहब अभी से नहीं पिछले करीब 4 सालों से जिस दिन साहब सोनभद्र में एक ही दिन में साहब 11 दलित मारे गए थे, एनआरसी सीएए का मुद्दा हुआ था, हमारी पार्टी की प्रियंका जी सदैव समाज से जुड़े हुए मुद्दों के साथ रही। दूसरी चीज खतरे की घंटी तो साहब बनारस से ही बज गई थी, अब गोरखपुर की साहब तैयारी है। दूसरी चीज आप देखिए भाजपा हो या सपा हो, जब तक सपा में रहे साहब नरेश अग्रवाल जी जब तक ठीक थे, अब साहब नरेश अग्रवाल साहब भाजपा में पहुंच गए, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब बसपा में रहे,
सत्ता आई तो साहब भाजपा में पहुंच गए। तो ये लोग कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जातिवादी राजनीति कर रहे हैं। और उनका कहीं ना कहीं उन्होंने जो बयान दिया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का, तो वो कह रहे साहब हम देश से और राष्ट्र हित का साहब निर्माण कर रहे हैं। जब अगर दूसरी पार्टियां अगर किसी दूसरे नेता और वो अगर उनकी पार्टी में भी गए, तो मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते मुझे इसमें कोई गिला और अफसोस नहीं। आदमी आता जाता, राजनीति में ये सब चीजें होती हैं, घटनाएं। लेकिन जहां तक भाजपा देशभक्ति और राष्ट्र हित की बात करती है, तो क्या आपकी पार्टियों में मुकुल राय, अभी जो पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ था साहब, मुकुल राय सबसे भ्रष्ट आरोप उनके ममता बनर्जी जी के मंत्रालय में मिनिस्टर थे साहब, और उनके ऊपर साहब लगे। और आपकी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में साहब उन्हें लिया गया। तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों में जब लोग जाते हैं तो साहब इन्हें तकलीफ होती है, जब इनकी पार्टी में लोग आते हैं तो साहब इन्हें बहुत खुशी होती है। और दूसरी तरफ अभी हमारे सपा के साथी कह रहे थे कि साहब सपा क्या नाम, कांग्रेस या बसपा साहब कहीं नहीं है। तो हमारी पार्टी की लीडर 4 साल पहले जो सोनभद्र की घटना हुई थी, उसमें क्या सपा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या कोई सपा का कार्यकर्ता साहब सोनभद्र पहुंचा? एनआरसी सीएए के मुद्दे पे क्या अखिलेश जी साहब सो रहे थे या ट्विटर पर साहब सक्रिय थे? तो कहीं ना कहीं ये भाजपा हो चाहे सपा हो। और दूसरी चीज, इन लोगों ने हमेशा जातवाद की राजनीति की है। हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में यादव भी मुख्यमंत्री दिए साहब, ब्राह्मण भी मुख्यमंत्री दिए और दलित भी दिए। सपा का हमारा जो भी मामला रहा, वो हमारे प्रदेश में जो भी हमारे उनके बीच में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन क्या सपा के साथी हमारे बता सकते हैं कि यादव वर्ग के अलावा कोई सपा का मुख्यमंत्री 2022 में सपा देने जा रही? वाले जी शेखर जी, बहुत अच्छा आज आपने मामला उठाया है। और ये जिस तरीके से लोगों को इकट्ठा करने की बात विभिन्न दल कर रहे हैं, हमारे राजनीतिक दल, ये मुंगेरी लाल के सपने देखने के मात्र है। भारतीय जनता पार्टी ने जो व्यूह रचना की है, मैं समझता हूं कि सारे समाज को लेकर चलने का बात रखी है। हमने राष्ट्रपति के रूप में जिस समुदाय के व्यक्तित्व को निखार कर लाए हैं, हम प्रधानमंत्री के रूप में ओबीसी की महानता को देखते हैं। उनके लोगों को ये दिखाने के लिए नहीं, केवल हमने मोदी जी के रूप में ओबीसी के इतनी बड़ी कुर्सी पर हमने ओबीसी के महान व्यक्तित्व को निखार कर ये दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक जातिगत की पार्टी नहीं है। और उत्तर प्रदेश में भी हमने इसी वजह से मुख्यमंत्री के रूप में माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो त्यागी और बैराग का प्रतीक हैं, उनको बैठाकर साथ में मौर्य जी को, केशव मौर्य जी को भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पर बैठालकर और साथ में शर्मा जी को बैठालकर ये साबित कर दिया है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की कुर्सी पर माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी को बैठालकर ओबीसी को और सारे लोगों को ये बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक जाति की पार्टी नहीं है। हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। साथ लेकर चलने की बात नहीं, बल्कि हमने जिम्मेदारियों में जो बंटवारा किया है, ये केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश की बात करता हूं मैं। और अपने जिले में ही हम उदाहरण पेश करते हैं। हमने लोकसभा के रूप में मुकेश राजपूत जैसे व्यक्तित्व को 2 बार विजयश्री दिलाई है। और अपने जनपद में हमने छतरी को भी विधायक बनाया है। हमने ओबीसी के माननीय सुशील शाक्य जी को विधायक अमृतपुर क्षेत्र से बनाया है। और हमने सदर विधानसभा से ब्राह्मण को भी वरीयता दी है। और कायमगंज विधानसभा से हमने अन्नी खटीक जी को दलित के रूप में व्यवस्था दी है। ये किसी से छुपा नहीं है। और हमने
ये भी नहीं छोड़ा है कि हम यादवों के साथ नहीं हैं। हमने फरकाबाद की सरजमी पर यादव व्यक्तित्व को अपन जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में उसका समर्थन करके भारतीय जनता पार्टी ने यह दर्शा दिया है कि हम सभी कौमों के साथ हैं, ओबीसी हमारे साथ है। और इसी वजह से ये घबरा रहे हैं कि कोई छोटे ही आदमी हमसे मिल जाए आके। तो ये सब अब चलने वाला नहीं। कल ओबीसी का एक सम्मेलन लोधी समाज का लखनऊ में था, मैं भी उसमें अचानक पहुंच गया था। तो मैंने देखा वहां पर मात्र 2000 लोगों का आह्वान किया गया था, उसमें 5000 लोग जनप्रतिनिधि उसमें पहुंचे थे पूरे प्रदेश से लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके से ओबीसी हिलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ है और साथ रहेगा और अंत तक। डॉक्टर मुकेश सिंह जी। शेखर जी, जो आज आपका विषय है राजभर जी, राजभर जी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में शामिल हुए और गठबंधन के आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। उसके बाद फिर उनकी जो कार्यशैली थी, उनका जो व्यवहार था, उनके जो संस्कार थे, भारतीय जनता पार्टी से कहीं मेल नहीं खा। जिस थाली में खा रहे थे उसी में छेद कर रहे थे, जहां रह रहे थे वहीं गालियां दे रहे थे। मजबूरन उनको पार्टी से निकालना पड़ा, उनके गठबंधन को हटाना पड़ा। उसके बाद फिर राजभर जी ने भारतीय जनता पार्टी से सौदेबाजी शुरू की। भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को कभी नहीं महत्व दी। राजभर जात के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले बहुत किया, वर्तमान में भी कर रही है और आगे भी, चाहे वो पासी वर्ग हो, चाहे राजभर वर्ग हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो। हमारी जो पार्टी है सामाजिक समरसता की पार्टी। हम इस बात से बिल्कुल नहीं घबराते हैं कि कौन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के आधार पर कहाँ भाग रहा है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा जो नारा है, वो सबका साथ सबका विकास। इस आधार पर हम चलते हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी जो कार्यशैली है उसमें बहुत परिवर्तन नहीं करने वाली है। आपने जैसे कहा पश्चिम की बात की है, पश्चिम में किसान आंदोलन नहीं है, ये हम पहले से कहते हैं। 86 लोगों के द्वारा लगातार उनको उकसा करके ये जो किया जा रहा है, जनता सब देख रही है कि कौन किसान है, अरबपति किसान है, करोड़पति किसान है। कौन सा किसान ऐसा है जो साल भर आंदोलन कर सकता है, खेती पाती करेगा, घर परिवार देखेगा कि आंदोलन में बैठेगा। और उन्हीं किसानों को यहाँ से लखीमपुर तक ले जाकर के मर्डर करने को तैयार कर देना। अगर किसान आंदोलन है तो हम उसे देश भी जानता है और जनता भी जानती है, सरकार भी जानती है, ये किसान आंदोलन नहीं है। इसलिए पश्चिम में भी भारतीय जनता पार्टी कहीं जाने वाली नहीं है। और पूरब की तो जहां आप बात करते हैं, मऊ की बात करते हैं, गोरखपुर की बात करते हैं, बनारस की बात करते हैं। बनारस गोरखपुर को अगर देखें तो पूर्वांचल तो सबसे ज्यादा समृद्धशाली है इस समय। वहां पर हमेशा विकास की जो धारा बह रही है, लहर बह रही है। पूरी तरीके से पूरा पूर्वोत्तर भारत जो उत्तर प्रदेश है वो संपन्न है। तो इसलिए ये कह देना कि पूरब में कमजोर है या पश्चिम में कमजोर है, भारतीय जनता पार्टी कहीं कमजोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है, आप पहले ये नारा लगता था ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण भागा जा रहा है। आज कहते हैं पिछड़ा वर्ग भागा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में तो कोई एक जात की बात ही नहीं, हमेशा हर जातियों को महत्व दिया जाता है, चाहे वो सरकार के पद हो, चाहे वो संगठन के पद हो, चाहे ग्राम स्तर के हो, चाहे बूथ स्तर। हमारी पार्टी में अल्पसंख्यक से लेकर के, यादव से लेकर के और दूसरी जातियों से लेकर के, आप देखिए संगठन में भी लोग हैं और सरकार में भी, और मुस्लिम भी हैं, तो ईसाई भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, जैन भी हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार, और वो बड़े परिवार में ओम प्रकाश जैसे लोगों का बिल्कुल जो है कतई परवाह नहीं करते हैं। हमारे पास राजभर भी हैं
और राजभर भी जानते हैं कि ओम प्रकाश जो है राजभर क्या कर रहे हैं। वो केवल सौदेबाजी कर रहे हैं, और वो सौदेबाजी भारतीय जनता पार्टी से नहीं पटी, समाजवादी पार्टी से पटी। समाजवादी पार्टी के साथ है, आगे उनके साथ क्या करेंगे वो भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या करते रहे। इसलिए ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी महत्व नहीं देती, न देगी। और हमारा जो उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास। हमने गांव गरीब किसान जो कि झोपड़ी के इंसान की हमेशा बात की है। गांव में गरीब को रोजगार देने की बात की है, उसको रोटी कपड़ा मकान देने की बात की, वो आज भी दे रहे हैं, लगातार चल रहा है। हम तो कोरोना को नियंत्रित करने में सफल हुए हैं, वैक्सीन को बनाने में सफल हुए हैं, फ्री वैक्सीन देने में सफल हुए हैं। हम पूरे प्रदेश भर में मेडिकल कॉलेज देने में सफल हुए हैं, स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। ये निश्चित तौर से मानिए। और जहां तक महंगाई की बात है, हम जानते हैं कि महंगाई से प्रभाव होता है, लेकिन महंगाई एक मुद्दा नहीं होता है और कभी नहीं हुआ। किसी भी सरकार के जमाने में महंगाई में सरकार नहीं गई। सस्ते में तो जरूर गई, मंदी काल में तो जरूर गई, लेकिन महंगाई से सरकार नहीं गई। महंगाई को नियंत्रण भी किया जाता है, क्लियर करने का सरकार प्रयास भी करती है। सरकार कोई जानबूझ के महंगाई नहीं बढ़ाती। कोरोना काल के दौरान सारा इंडस्ट्रियल फेल हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी विकास दर को कम नहीं होने दिया। अपनी मुद्रास्फीति की दर बढ़ी है, लेकिन विकास दर भी उसी आधार पर बढ़ी है। और ये हम नहीं कहते, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहता है, जो पूरे विश्व को आर्थिक रूप से कंट्रोल करता है। इसलिए हमको ये चिंता नहीं है कि राजभर जैसे और भी नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जा सकते हैं या दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो जो जाएगा वो जाएगा, उसको रोक नहीं सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी जो उसका जो अभियान है, उसकी जो मुहिम है कि हम गांव गरीब किसान के और विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, मांगते रहेंगे, और 2022 में बहुत भारी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार फिर बनाएंगे, ये हमारा विश्वास है। ठीक है साहब, कौन शुरू करिए? अनिल जी जी। शेखर भाई, जी शेखर भाई, ये लोग कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। जब पिछली बार जब इनकी सरकार नहीं थी, 47 सीटें इन्हें मिली थी 12 में, तो इन्होंने ओबीसी का ताश का पत्ता चला और केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और जब ये सत्ता में आ गए, जब ये बहुमत में आ गए, तो इन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, और इसके लिए दिल्ली में पंचायत पड़ी रही 3 दिन तक, और तब इन्होंने जो है उसको हटा दिया। आज आप देखिए 4.5 साल तक उस व्यक्ति के घर मुख्यमंत्री जी नहीं गए, 4.5 साल बाद उसके घर दावत खाने गए। जब फिर मतलब आ गया, इनका ओबीसी से केवल वोट लेने का मतलब है। आज स्वतंत्र देव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य आप देखिए फ्रंट पर हैं, फिर क्योंकि इन्होंने जान लिया कि ओबीसी वोट हमारा जो है तो जा रहा है, इसलिए उनको सामने आए। और जैसे ही सरकार में चुनाव आ गए ये, तो फिर ये यही करेंगे। क्या ओबीसी अच्छा केशव नहीं, केशव प्रसाद मौर्य को। अच्छा एक बात बताइए, अभी आप कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, आप ये हसीन सपने ना देखिए मुंगेरी लाल के। नहीं देख रहे हैं, जो बात है आप बताइए। प्रदेश अध्यक्ष आपने उसे बनाया, आप उसे मोड़ा बनाया, और मोड़ा बनाकर आपने उसको धक्का दे दिया, और बेचारे को हार्ट अटैक कर दिया, उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। ये ओबीसी के साथ बीजेपी छल करती रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और आगे रहेंगे और अभी भी हैं। अरे नेता नहीं है, आप अपनी पार्टी के नेताओं को बनाने का काम करिए। वो खुद कह चुके हैं कि मेरी नहीं चलती है, अब चलने लगी उनकी। जब 3 महीने रह गए तब उनकी चलने लगी है। हर जात का सम्मेलन आप क्यों कराने? जब आपने विकास किया है, तो विकास के मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे, तो फिर तो अब इसकी जातियों की सम्मेलन ओबीसी की बात करने की जरूरत ही क्या रहेगी? केशव प्रसाद स्वतंत्र देव को सामने लाने की जरूरत क्या रहेगी? खुद ही योगी जी सब जगह चले जाएंगे, और उसे तो ओबीसी था, उसके साथ छल किया और उसे बाद में भगा दिया। इसलिए वो जो विरोध कर रहा था भारतीय जनता पार्टी का कि हमारे जो आपने ओबीसी के लिए काम नहीं किया है, आपने अल्प पिछड़ा के लिए काम नहीं किया है, आप तो प्रदेश को विनाश की ओर ले गए। इसीलिए आज नारा दिया गया है कि खदेड़ा हो गए। आज खदेड़ा होएगा भारतीय जनता पार्टी का। आप ये देखते तो जाइए होता क्या है। बोलिए भाई साहब, देखिए हम अपने भाजपा के वरिष्ठ साथी का धन्यवाद देंगे। भाजपा के साथी ने कहा साहब किसान आंदोलन नहीं है,
तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि अगर जब ये किसान आंदोलन नहीं है तो साहब सरकार ने 13 राउंड की टेबल पे आके साहब बात क्यों की, वार्ता विफल क्यों हुई। दूसरी चीज, हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि साहब सौदेबाजी, तो आप हमें बताएंगे कि आपके सहयोगी आपको छोड़ के जा रहे हैं, चाहे पंजाब में अकाली हो, महाराष्ट्र में सिर्फ सेना हो, तो क्या आप सौदेबाजी भाजपा सरकार उनसे कर रही है? क्योंकि इतने पुराने आपके सहयोगी रहे, तो क्या साहब सेंट्रल में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार थी, उसके बाद दोनों पार्टियां साहब चली गई आपको छोड़ के, तो क्या आपकी सरकार सौदेबाजी कर रही है? दूसरी चीज, महंगाई मुद्दा नहीं है, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब आप लोग विपक्ष में थे तो महंगाई डाइन थी, अब जो है महंगाई मौसी हो गई है भाजपाइयों की। तो अगर इसमें कोई बात गलत नहीं है जो आपने ये स्वीकार किया कि साहब महंगाई मुद्दा नहीं है, तभी स्मृति ईरानी साहब मनमोहन सिंह को साहब चूड़ियां बेचती थी, अब स्मृति ईरानी जी का कहीं पता नहीं है। हमारे राजनाथ सिंह पेट्रोल और डीजल और सिलेंडर के लिए साहब रोडों पे साहब बैठ जाया करते थे, सब्जियों की साहब माला पहना करते थे, अब सब वो सब धरातल पे शून्य हो गया। आम जनमानस के मुद्दे कहीं ना कहीं इन चुनावों में साहब खो जाएंगे। कट्टरता और क्षेत्रवाद साहब इस पे जातिवाद हावी हो जाएगा, वही हमें आपको देखने को मिल रहा है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जीडीपी की इतनी बुरी हालत हो, और चाहे हंगर इंडेक्स में भारत की दुर्दशा हो गई हो, लेकिन साहब भाजपा के लिए ये साहब विकास है, ये विकास भाजपा को मुबारक। नहीं, और वरुण भाई, इनको तो शिवसेना हमेशा सत्ता में बिठाती रही वो महाराष्ट्र में, और जब एक बार बेचारे उसने उद्धव ठाकरे ने कह दिया भाई अब एक बार हमें मुख्यमंत्री बना दो, है तो ना, तो नहीं बनाएंगे तुम्हें, तब उसे जो है शरद पवार के साथ जाना पड़ा। इन लोगों का तो ये है कि सब तुम करो, और लेकिन सत्ता के ऊपर शीर्ष स्थल पर हम ही रहेंगे और नीचे तुम रहो, ये इनका एक एजेंडा है। आप कर दीजिए घोषणा, चलिए हमने नहीं बनाया, आप अपने पास राजभर की घोषणा कर, आप ही कर दीजिए, हुआ अखिलेश जी नहीं करेंगे तो कि उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी देखिए हर मोर्चे पे फेल है, हर मोर्चे पे फेल है, ये ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक, और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये जातिवादी राजनीति पे उतर आए हैं। ये सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, जनता के मुद्दों से कोई इनका वास्ता नहीं है। इनको, ये सत्ताजीवी लोग हैं, इन्हें हर हाल में सत्ता चाहिए। ओबीसी या सबकी बात कर रहे हैं, आज देखिए इनके लिए सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। आज देखिए इनकी की बिक्री, इनके सब देश बेच रहे हैं, यही इनका विकास है। 5 किलो गेहूं सबको दे रहे हैं, यही इनका विकास है, विकास कर रहे हैं ये। और आंकड़े की बात करते हैं, आपके आंकड़ों पे दुनिया में कोई यकीन नहीं करता है। जीडीपी के आंकड़े इसके पहले भारत सरकार जो देती थी वो मान लिए जाते थे, आज जीडीपी की आंकड़े वो अपने खुद सर्वे करा रहे हैं, वो कह रहे हैं भारत सरकार की बात, आंकड़े इनके विश्वसनीय नहीं इनके हैं। ये जमीनी हकीकत देखिए, आप कहते हैं कि आंकड़े, अरे आप देखिए, आप बुद्धिजीवी आदमी हैं, डॉक्टर एक जब रिपोर्ट देखता है, रिपोर्ट सही आने के बाद में भी कहता है मरीज सामने लाओ, मरीज की जो फिजिकल कंडीशन होती है उसके बाद उसके से तरीके से उसका इलाज होता है। आप देखिए आंकड़े, आप देखिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। जमीनी हकीकत क्या आज है, आज महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। आप गैस की, जिसके लिए इतने आप आंदोलन करते, गैस की 80 रुपए पेट्रोल आप बढ़ा रहे हैं, ये आपको महंगाई करते नहीं है। और कौन सा मुद्दा आपके लिए है? आपका मुद्दा खाली झूठ बोलने के लिए है। आज आपने पेगासस कहा कि ये झूठ, और बाद में कहा आपने पेगासस की हम जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए आपको लताड़ लगाई है, और सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात दरकिनार करके अपनी कमेटी बना दी है। आपका विश्वसनीयता न जनता में रह गई है, न सुप्रीम कोर्ट की निगाह में रह गई है, न दुनिया की निगाह में रह गई है। आप इन सब नाकामियों को छुपाने के लिए जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, जिससे जो जातिवादी राजनीति के पुरोधा थे समाजवादी पार्टी, उनको लग रहा है कि ये हमारे क्षेत्र में दखल हो रही है, इसलिए वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आज 32 सालों से उत्तर प्रदेश की जनता इसका खामियाजा भुगत रही है। आज देखिए उत्तर प्रदेश के क्या हाल हो गए हैं। आज उत्तर प्रदेश उत्तर देने के लायक नहीं बचा पूरे देश को।
आज जिस तरीके से जातिवादी राजनीति यहाँ पे हो रही है, उसके चलते उत्तर प्रदेश में विकास का पहिया रुक गया है। केवल आप आंकड़ों से बात कर रहे हैं, किसान को आप फाइनल जवाब दीजिए। हाँ जी भाई साहब, हाँ। देखिए हमारा भाई साहब फाइनल जवाब है कि हम के उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में सामाजिक समरसता के आधार पर काम करते हैं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को हम नहीं नेतृत्व दे सकते हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो चाहे कोई हो, वो कहीं चले जाए। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ अराजकता बर्दाश्त नहीं करेगी। शासन चलेगा विकास के नाम पर, सभी लोगों के समाज के विकास के नाम पर, चाहे वो किसी धर्म का हो, जात का हो। हम राजभर पर को लोगों को भी साथ लेके चलना चाहते हैं, उनका भी विकास करना चाहते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को हम नहीं संतुष्ट कर सकते हैं, वो समाजवादी पार्टी संतुष्ट करेगी। लेकिन ये मान के चलिए कि 2022 में हम अपनी नीति और रीत के आधार पर आगे बढ़ेंगे और सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत के साथ बनाएंगे। चलिए, बिग बुलेटिन की आज की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए डॉक्टर मुकेश सिंह जी का, विवेक जी का, अनिल जी का, पालीवाल जी का और वरुण का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर, एक नई बहस को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।